तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4। ठीक है, CGPSC के चैप्टर 4 में क्या दिया हुआ है, रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी क्या होती है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जैसे कोई भी मेरी अभिक्रिया है, अभिक्रिया में क्या क्या होते हैं, एक होता है मेरा अभिकारक, अभिकारकों में क्रिया होती है और वो किस में बदल जाता है, उत्पाद में। ठीक है, यही चीज़ होती है, अभिक्रिया कारक किस में बदल जाता है, उत्पाद में। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है इसका कोई वेग होगा, ठीक है, कि इतने समय में इतनी अभिक्रिया हुई, और इसको कोई ना कोई जो कारक है वो प्रभावित करते होंगे। ठीक है, इस सारी चीज़ों का जो अध्ययन है वो हम किस में करेंगे, रासायनिक बल गतिकी में, उसका हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो वेग के आधार पर जो अभिक्रिया है उसको वर्गीकृत करते हैं हम। तो एक सबसे पहला वर्गीकरण क्या हो सकता है, सबसे पहला वर्गीकरण हो सकता है कि तीव्र अभिक्रिया, जो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से होती है, तीव्र अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न करने में हमको कितना समय लगता है, 10⁻14 सेकेंड से 10⁻16, इतना कम सेकेंड है ना, इतने कम सेकेंड में ये अभिक्रियाएं पूरी हो जाती है। ठीक है, और जो इतनी तेज गति से जो अभिक्रियाएं पूरी होती है ना, इनको हम जो सामान्य बल गतिकी के नियम हैं उसके आधार पर हम इनको क्या बोलते हैं, हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो तीव्र अभिक्रिया के अंदर कौन सी अभिक्रियाएं आती हैं, जो अभिक्रियाएं 10⁻14 से लेके 10⁻16 सेकेंड में पूरी हो जाएं। जैसे कि उदाहरण क्या ले सकते हैं हम, उदाहरण ले सकते हैं हम Ag प्लस क्लोरीन, Ag प्लस क्लोरीन, ये क्या बनाता है, सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, एक श्वेत अवक्षेप बनाता है Ag क्लोराइड। ठीक है, यह अभिक्रिया कैसे पूरी होती है, देखो सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हो जाएगी सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसका Ag इसके Cl से जाके क्रिया कर लेगा, तो क्या बन जाता है, ये AgCl और NaNO3 है ना, हमको अलग मिल जाता है, ये अवक्षेपित होकर नीचे जमा हो जाता है। ठीक है, ये अवक्षेपित होकर क्या हो जाता है, नीचे जमा हो जाता है, AgCl बन जाता है। ये जो अभिक्रियाएं हैं ये तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा धीरे होती है ना, बहुत ही ज़्यादा धीरे होती हैं। ये क्या है, एक मंद गति की हो जाएगी, एक वर्गीकरण क्या हो जाएगा, मंद अभिक्रिया, क्या हो जाएगा, मंद अभिक्रिया। तो मंद अभिक्रिया का उदाहरण देखो, उदाहरण सुनते साथ ही तुमको समझ में आ जाएगा। जो लोहा रहता है, लोहे में जो जंग लगता है ना, लोहे में जो जंग लगता है वो देखियो वक्त के साथ बहुत धीरे धीरे जंग लगता है। तो ये जो लोहे में जो जंग लगने की अभिक्रिया है वो मंद अभिक्रिया है ना। जो लोहा है वो नमी की उपस्थिति में क्या कर लेता है, उसके ऊपर में क्षरण होने लगता है। ठीक है, उसके ऊपर में एक अवक्षेप बनने लगता है, उसी को लोहे में जंग लगना कहते हैं। ये क्या बना लेता है, Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये क्या है मेरा, जंग लगना। ठीक है, ये मंद प्रकार की अभिक्रियाओं में आता है ना। हमको मेनली अभी कौन सा पढ़ना है, मध्यम अभिक्रियाएं। कैसी अभिक्रियाएं पढ़नी है हमको, मध्यम अभिक्रियाएं। तीव्र भी देख लिए, मंद भी देख लिए, अब क्या देखते हैं, मध्यम अभिक्रिया। ठीक है, मध्यम अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, जैसे कोई भी सुक्रोज है, जो सुक्रोज है उसको हम क्या कर दिए, जल में घोल दिए, तो वो क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अपघटित हो जाता है। तो ये कैसी अभिक्रियाएं हैं, मंद अभिक्रियाएं हैं। देखो जैसे कि मेरा सुक्रोज है, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताओ मेरे को, है ना। सुक्रोज का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, इसको मैं किस में अपघटित कर रहा हूँ, जल में अपघटित कर रहा हूँ, तो ये किस में टूट जाएगा, C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज है ना, और दूसरा टूट जाता है सेम C6H12O6, ये क्या होगा मेरा, फ्रक्टोज। ठीक है, एक होगा ग्लूकोज, दूसरा होगा फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये मंद अभिक्रियाएं हैं, और रासायनिक बल गतिकी में हम इसी श्रेणी की अभिक्रियाओं का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। इसी श्रेणी की अभिक्रियाओं का हम क्या करेंगे, अध्ययन
करेंगे। अब चलो अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम। अब क्या पढ़ने वाले हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया की दर। अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर कोई चीज़ें हो रही है तो किसी ना किसी स्पीड से हो रही होगी, है ना। जैसे जैसे अभी जस्ट इस क्रिया शुरू हुई है तो वो इस वक्त 0 सेकंड में क्या है, अभी हमारे पास में सिर्फ अभिकारक है। धीरे 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 वो उत्पाद में बदलेगा, ठीक है। उसी चीज़ को हमको समझना है। तो अब हम क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर को हम दो तरीके से देखो कैसे देखते हैं। एक तो मेरा क्या है? अभिकारक। अभिकारक जो है वो धीरे धीरे किस में बदल रहा है? उत्पाद में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? उत्पाद में बदल रहा है। तो देखो अभिकारक को मैं रिएक्टेंट लिखता हूँ और उत्पाद को मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, ठीक है ना। अब देखो अभी मेरी अभिक्रिया जैसे t बराबर 0 सेकेंड ले रहा हूँ मैं। t बराबर क्या ले रहा हूँ? 0 सेकेंड ले रहा हूँ। अभी जस्ट अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो रिएक्टेंट मेरा कितना है? रिएक्टेंट मेरा कितना है? पूरा का पूरा है ना। जैसे कि R में मान लेता हूँ कितना ले लूँ मैं? रिएक्टेंट मेरे पास में 10 है, नंबर लेते हैं ना, 10 है। तो अभी प्रोडक्ट बनेगा क्या? है ना, कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब t बराबर 0 सेकेंड है तो रिएक्टेंट तो मेरे पास में पूरा पूरा है। क्या ये उत्पाद में परिवर्तित हुआ? नहीं हुआ, कुछ भी भाग परिवर्तित नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं t बराबर क्या लेता हूँ? 1 सेकेंड लेता हूँ। t बराबर मैं क्या लेता हूँ? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर में क्या होता है कि इसका दो भाग जो है वो किस में बदल जाता है? उत्पाद में बदल जाता है। इधर कितना है? 8 रिएक्टेंट है। समझ रहे हो? कोई भी जो अभिक्रिया हो रही है वो धीरे धीरे होगी। पहले हमारे पास में अभिकारक पूरा था तो उत्पाद कितना था? कुछ नहीं था। अब जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा अभिकारक खत्म होता जाएगा और वो किस में बदलता जाएगा? उत्पाद में बदलता जाएगा। अगर मैं t बराबर 2 ले लूँ, ठीक है, ये कितना हो गया? जैसे ये 6 हो गया और ये 4 हो गया। अब मैं t बराबर क्या ले लूँ? 3 सेकेंड ले लूँ तो ये मेरे लिए कितना हो गया? 4 हो गया, है ना। और ये मेरे लिए ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। धीरे धीरे देखो पहले 0 था, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, ऐसे ऐसे करके हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा पूरा और अभिकारक हमारे पास में समाप्त हो जाएगा। तभी तो क्रिया संपन्न मानी जाएगी, ठीक है। तो देखो हम क्या लिखते हैं, क्या पढ़ रहे हैं अभी? रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर, ये दर का मतलब समझते हो, है ना। समय के सापेक्ष में हमको देखना है। किसके सापेक्ष में देखना है? समय के सापेक्ष में देखना है। तो ध्यान दोगे रासायनिक अभिक्रिया की दर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है, ऊपर में क्या आएगा? मेरा अभिक्रिया आएगा। ऊपर में क्या आएगा? मेरा अभिक्रिया। नीचे में क्या आ जाएगा? दर। सही है। अभिक्रिया से मतलब क्या समझते हैं? अभिक्रिया से मतलब मैं क्या समझता हूँ? सांद्रण। क्या लूंगा मैं? सांद्रण। अभिकारकों का सांद्रण या उत्पाद का सांद्रण, ठीक है। दो ही चीज़ें हैं मेरे पास में, रिएक्टेंट है या मेरे पास में प्रोडक्ट है, ठीक है। सांद्रण। और दर में मैं क्या ले लूँगा? समय ले लूँगा। दर का मतलब मेरा क्या हो जाएगा? समय। अब देखो इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसको मैं देखता हूँ। मैं मान लेता हूँ जो मेरी अभिक्रिया है वो t0 से शुरू होती है, t0 से शुरू होती है और t बराबर कितने सेकंड में ख़त्म हो जाती है? t बराबर कितने सेकंड में ख़त्म हो जाती है? 1 सेकंड में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। मान के चलते हैं मेरा t बराबर 0 है, t बराबर 1 है, ठीक है। तो मेरी अभिक्रिया शुरू कब हुई? t1 पर शुरू हुई। ख़त्म कब हुई? t2 पर वो जाके ख़त्म हो गई। जब मैं t1 की स्थिति में था, जब मेरी अभिक्रिया शुरू हुई थी, तब मेरा रिएक्टेंट कैसा था? तब मेरा अभिकारक कैसा था? R1 था, है ना। 1 सेकंड के बाद में मेरा अभिकारक कैसा हो गया? R2 हो गया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो सांद्रण में परिवर्तन कितना हुआ? सांद्रण में परिवर्तन कितना हो गया? बताओ मेरे को, सांद्रण में परिवर्तन कितना हुआ? सांद्रण में परिवर्तन हो गया R2 से लेके R1 हो जाएगा कि नहीं? समय में परिवर्तन कितना हुआ है? T2 माइनस T1। यही चीज़ हुई है कि नहीं हुई है? ठीक है, यही चीज़ हुई है ना। आगे देखो, है ना, इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? इसको देखो, R के कम होने की, समझ रहे हो? R क्या होता है? अभिकारक क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। R के कम होने की दर।
आर के कम होने की दर क्या हो जाएगी? देखो आर के सांद्रण में कमी बटे क्या ले लेंगे? बटे परिवर्तन में लगा समय। बटे क्या लेंगे हम? परिवर्तन में लगा समय। समझे? तो देखो ध्यान दो, है ना। इधर मैं थोड़ा सा रफ वर्क करता हूँ, उसको देखो, रेड पेन से लिख रहा हूँ, ध्यान देना। एक बात बताओ, t बराबर जब जीरो था, t बराबर जब जीरो था तो r1 मेरा कितना था? देखो ध्यान से, t बराबर कितना है आपका? जब t बराबर जीरो है तो r1 कितना है आपका? ये आपके लिए क्या हो जाएगा? r1 हो जाएगा। ठीक है, r1 कितना है? 10। देखो r1 कितना है आपका? 10। p1 कितना है आपका? 0। ठीक है, जब t बराबर 1 है तो आपके लिए r2 कितना है? 8। और p2 कितना है आपके लिए? 2। ठीक है, यहीं पे देखो, ध्यान से देखो, r1 कितना है आपका? 10। r2 कितना है आपका? 8। करेक्ट है। चलो मान रख के देखो आप। ठीक है, मैं क्या लिखा हूँ? r2 माइनस r1 लिखा हूँ। देखो मैं क्या लिखा हूँ? r2 माइनस r1 करता हूँ। इधर क्या करूँगा मैं? t2 माइनस t1 करता हूँ। आगे देखते हैं, हल करने पे क्या होगा? r2 का मान कितना है मेरे लिए? 10। r2 का मान, सॉरी, r2 का मान है 8। r2 का मान क्या है? 8। r2 का मान क्या है? 8 ऋण r1 का मान क्या है? 10। t2 का मान क्या है बताओ मेरे को? t2 का मान है 1, t1 का मान है 0। करेक्ट है। देखो ये देख लो, है ना। ये देखो t2 का मान 1 है, t1 का मान कितना है? 0। इसी मान को मैं रख दिया हूँ। आगे देखो हल करते हैं। 10 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। चिन्ह लगा दो ऋण का। 1 में 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। उत्तर कितना आ रहा है? ऋण 2। ध्यान देना, ऋण 2। ये चीज़ किसके लिए लिख रहे हैं हम? ये चीज़ किसके लिए लिख रहे हैं हम? हाँ, आर के कम होने की दर। आर किस इस रफ्तार से कम हो रहा है? 1 सेकेंड में उसका 2 भाग कम हो जा रहा है। ऋण का मतलब समझ रहे हो? 2 भाग क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। 1 सेकेंड में कितना भाग कम हो जा रहा है? 2 भाग कम हो जा रहा है। उसी प्रकार से हम क्या देखेंगे? उसी प्रकार से हम क्या देखेंगे? पी के बनने की दर। पी के बनने की दर, तो बताओ पी के बनने की दर क्या हो जाएगी? पी के सांद्रता में, पी के सांद्रता में वृद्धि बटे सांद्रता में परिवर्तन की दर बटे सांद्रता में परिवर्तन में लगा समय। समझ रहे हो? लगा समय। ठीक है, तो देखो इसको भी मैं लिखता हूँ। क्या हो जाएगा मेरे लिए? ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? ये देखो P2 ऋण P1 बटे T2 ऋण T1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, P2 का मान देखो कितना था? इधर देखो P2 का मान कितना है? 2। P1 का मान है 0। ठीक है, मान रखते हैं 2 ऋण 0। T2 का मान था कितना? 1। T1 का मान था 0। उत्तर कितना आ जाएगा? 2। ध्यान दो, 2 का मान किस में है? धन में। इसका मान किस में है? ऋण। और हमने क्या लिखा है? पी के बनने की दर है ये। और देखो वृद्धि हो रही है यहाँ पे। मान कैसा मिला है हमको? धनात्मक मिला है। बात समझ में आ रही है? दोनों के मान, मतलब किसी भी अभिकारक में कम होने की दर और उसी वक्त, उसी समय में पी के बनने की दर दोनों क्या होती है? समान होती है, लेकिन चिन्ह कैसे रहते हैं? सिर्फ विपरीत रहते हैं। बात आ गई समझ में? इस प्रकार से हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की दर, तो देखो इस प्रकार हम कह सकते हैं अभिक्रिया की दर बराबर क्या हो जाता है? अभिक्रिया की दर बराबर क्या हो जाता है? रिएक्टेंट का सांद्रण, है ना। चेंज इन रिएक्टेंट होगा। ये देखो सांद्रण में परिवर्तन, ये ऋणात्मक में ले लो आप। ठीक है, देखो मैं क्यों बता रहा हूँ ना, क्यों किया हूँ मैं उसको। टी बराबर कर दो, क्या कर दो? डेल किसके? प्रोडक्ट के सांद्रण में परिवर्तन, और ये ले लोगे आप समय। करेक्ट है। देखो हमने क्या लिया था? देखो ऋण है, उत्तर कितना आया था? ऋण 2। इसका उत्तर कितना आया था? 2। देखो बराबर आता है, ऋण ऋण धन 2 बराबर आ रहा है। एक साथ हम कह सकते हैं अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी मेरे लिए? ऋणात्मक में लिखोगे। क्या लिखोगे ऋणात्मक में? अभिकारक
अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय बराबर प्रोडक्ट के सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखो अब हम क्या देखते हैं, ये जो चीज़ लिखे हैं ना हम आर और पी के फॉर्म में, इसी को हम क्या करते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके आधार पर हम मान रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो दो प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। पहला क्या होगा, जिसके लिए ना रस समीकरण मिति गुणांक ना हो। रस समीकरण मिति गुणांक का क्या मतलब होता है, देखो मैं एक उदाहरण लेता हूँ। NO कि मैं ओजोन से अभिक्रिया करवाता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और साथ में ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, समीकरण को देखिए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे भी। समीकरण कैसा है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। बिल्कुल कैसा है, बैलेंस्ड है। ठीक है, अब अभिक्रिया की दर देखता हूँ मैं, क्या देखता हूँ अब यहाँ पे मैं अभिक्रिया की दर देखता हूँ, अभिक्रिया की दर देखता हूँ। तो देखो अभिक्रिया की दर में कैसा लिखता हूँ, माइनस में था मेरा डेल आर, था कि नहीं था, और ये क्या था मेरा डेल टी। करेक्ट, ये चीज़ था। इसी प्रकार से आपके लिए अभिकारक क्या ये है कि नहीं है, अभिकारक है ये अभिकारक। तो देखो कैसे लिखोगे, माइनस इसके सांद्रण को आप लिखोगे, किसके सांद्रण को आप लिखोगे, NO, है ना। क्या लिखोगे हम, क्या लिखेंगे हम, NO। ठीक है, इसके सांद्रण में परिवर्तन, NO के सांद्रण में कितना परिवर्तन हो रहा है, कितने समय में, T समय में, उतना ही परिवर्तन होगा, उतना ही परिवर्तन होगा किसमें, ओजोन के में। ओजोन के सांद्रण में भी कितना परिवर्तन होगा, उतना ही परिवर्तन होगा। ठीक है, पहले भी मैं समझा चुका हूँ। लिखना कैसे है ये सीखो आप। देखो NO के सांद्रण में जितना परिवर्तन हो रहा है वो T समय में उतना ही परिवर्तन होगा ओजोन के में भी। देखो अभिकारक है करके ऋणात्मक चिन्ह है। ठीक है, आगे देखो, अब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ प्लस डेल P T, कर सकता हूँ कि नहीं। प्रोडक्ट मेरा क्या है बताओ, मतलब मेरा उत्पाद क्या है, यहाँ पे देखो उत्पाद क्या है मेरे लिए, NO2 है बटे डेल टी बराबर ये क्या है मेरे लिए, ऑक्सीजन बटे टी। लिख सकते हैं, इस प्रकार से हमको लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान दोगे रस समीकरण मिति गुणांक क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, क्या आपको दो अणु किसी के भी दिख रहे हैं, कहीं पर भी 2 लगा हुआ है क्या, या 1 2 3 कुछ भी संख्याएं दिख रही है क्या, नहीं है, सब कुछ से कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई भी रस समीकरण मिति गुणांक नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। अब एक उदाहरण देखते हैं जहाँ पे रस समीकरण मिति गुणांक होंगे। कौन सा उदाहरण देखते हैं, चलो हम एक और उदाहरण देखते हैं जहाँ पे क्या होंगे, रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मितीय गुणांक होंगे। देखो कैसे, मेरे कहने का मतलब क्या है उसको देखो। रस समीकरण, एक उदाहरण लेता हूँ मैं, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, उसकी मैं क्रिया करवा रहा हूँ I2 से, तो क्या बन जा रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जा रहा है। ठीक है, समीकरण को बैलेंस करो, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 2 आयोडीन है यहाँ पे भी 2 आयोडीन है। करेक्ट है, समीकरण कैसा है देखो, बैलेंस्ड है। समीकरण कैसा है देखो, बैलेंस्ड है। ये भी मेरी गैसीय अवस्था में थी, ये भी मेरी गैसीय अवस्था में, तो हमको उत्पाद भी गैस ही प्राप्त होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, व्यंजक लिखो। अब आप क्या लिख के देखो, अभिक्रिया का व्यंजक लिख के देखो, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, माइनस का डेल आर होता है बटे डेल टी होता है। मेरे लिए अभिकारक क्या है, ये मेरे लिए अभिकारक है कि नहीं है, बराबर। तो देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, माइनस हो गया, माइनस डेल क्या है ये, हाइड्रोजन बटे डेल टी। करेक्ट, कोई दिक्कत, बराबर करके कर देंगे, माइनस डेल I2 बटे डेल टी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट के लिए लेंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो 2 लगा हुआ है, ये चीज़ है, ये पिछले वाले चीज़ में हमको नहीं मिली थी। ये इसी को हम क्या बोलेंगे, रस समीकरण मितीय गुणांक बोलते हैं। इसका रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, 2। रस समीकरण मितीय गुणांक का आप क्या करोगे, भाग दोगे। समझ गए? रस समीकरण मिति का आप क्या करोगे, भाग दोगे, उसके बाद में आप लिखोगे सांद्रता HI बटे डेल टी। बस इतना ही करना है। जहाँ पे रस समीकरण मिति अगर गुणांक है, अभिकारक में हो चाहे उत्पाद में हो, आपको उसका भाग दे देना है। इस प्रकार से हम इसको व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलो अब एक सामान्य उदाहरण देख लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे कि मेरा एक समीकरण में लेता हूँ। कौन सा समीकरण लेता हूँ मैं, जैसे ए है प्लस बी है, उत्पाद में बदल रहा है सी में, और डी में अगर बदल रहा है ना। और अगर मैं इसकी अभिक्रिया की दर अगर मैं लिखूं, क्या मैं लिखूं, अगर मैं इसकी अभिक्रिया की दर लिखता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा अभिक्रिया की दर, -1/A डेल A बटा डेल टी बराबर हो जाएगा -1/B डेल टी। समझ गए? आगे देखो, प्रोडक्ट के लिए मैं कैसे लिखूंगा, प्लस में रहेगा 1/C डेल C टी बराबर 1/D डेल टी। समझ में आ गया? कैसे लिखना है ये समझ में आ गया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हमको क्या देखना है, औसत दर देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, औसत दर। क्या देखेंगे हम, औसत दर। औसत दर का मतलब समझते हो, रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर। ठीक रहे हो, रासायनिक अभिक्रिया की औसत दर, समझ रहे हो, औसत दर पढ़ रहे हैं अब हम। ठीक है, तो औसत दर क्या होती है कि कोई भी आप समय अंतराल में जो हमारा जो समयांतराल होता है, दर का जो भी टोटल हमारा समयांतराल है, उसके अंदर में कितना सांद्रण में परिवर्तन हुआ है ना। तो देखो मैं लिख देता हूं, दर का व्यंजक समयांतराल डेल टी में, समयांतराल था मेरा ये डेल टी के साथ अभिक्रिया की औसत दर देता है, अभिक्रिया की औसत दर देता है। ठीक है, अगर देखो मेरा सांद्रण में परिवर्तन कितना है, डेल एक्स है, और समयांतराल डेल टी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, औसत दर हो जाएगा, औसत दर हो जाएगा। ठीक है, औसत दर के बाद में हम क्या देखेंगे, ताक्षणिक दर। मतलब समझते हो ताक्षणिक दर का, किसी भी समय में, किसी एक इंस्टेंटेनियस समय में हमको देखना है कि उस समय के लिए दर क्या होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ताक्षणिक दर बोलेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा समयांतराल है उसको हम बहुत छोटा कर देंगे। कैसे कर देंगे, बहुत छोटा कर देंगे। बहुत छोटे का मतलब समझ रहे हो, समयांतराल जैसे हम 1 सेकेंड से लेके कैसे देख रहे हैं, 1.001 सेकेंड में, इतना छोटा, बहुत छोटा कर देंगे। ठीक है, तो ये जो बहुत छोटा करने के बाद में हमको समय जो प्राप्त होगा, उस समय में हम सांद्रण देखेंगे, और उनका जो अनुपात देखेंगे, जो हमको दर मिलेगी उसको हम बोलेंगे ताक्षणिक दर। तो देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, समय के किसी विशेष क्षण में, देखो ताक्षणिक दर की परिभाषा क्या हो जाएगी, समय के किसी विशेष क्षण पर किसी अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर उस समय की ताक्षणिक दर कहलाती है। अब देखो कोई अगर हमको समय का विशेष क्षण निकालना है, तो जो सांद्रण में परिवर्तन जो हमारा डेल टी हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे, अति सूक्ष्म कर देंगे, एकदम छोटा सूक्ष्म कर देंगे। समय में परिवर्तन कैसा हो रहा है, बहुत अति सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है। कैसा हो रहा है, अति सूक्ष्म
परिवर्तन हो रहा है तो इसको मैं अति सूक्ष्म परिवर्तन को हम कैसे लिखते हैं, dt करके लिखते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव्स ऑफ t करके लिखते हैं, dt करके लिखते हैं, ठीक है। अब देखो अति सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है समय में, अति सूक्ष्म परिवर्तन समय में हो रहा है तो सांद्रण में परिवर्तन कैसा हो जाएगा, तो सांद्रण परिवर्तन भी सूक्ष्म हो जाएगा कि नहीं, सांद्रण परिवर्तन भी क्या हो जाएगा, डेल x से, सांद्रण परिवर्तन डेल x से क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दर कैसी हो जाएगी आपकी, दर बराबर आ जाएगा आपका dx बटे dt। समझ गए, यहाँ तक समझ में आई बात, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर इंस्टेंटेनियस के लिए अगर रेट पूछे, मतलब अगर आपको ताक्षणिक दर पूछे, तो आप याद रखना सारी चीज़ें सेम है, बस ये जो डेल है ना, ये जो डेल है ये आपको स्मॉल वाला लगाना है डी, ठीक है। आपको क्या लगाना है, छोटा लगाना है, ध्यान रखिएगा ना। डी कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा तो ही उसको इंस्टेंटेनियस बोलेंगे, नहीं तो वो औसत में चला जाएगा। क्रिया की दर की इकाई क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, क्या आ रहा था, डेल पी प्रोडक्ट था और क्या था, डेल टी था। यहाँ पे क्या ले रहे थे हम, सांद्रता ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे थे हम, समय। समय का मतलब क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो इकाई कितनी हो जाएगी आपकी, इकाई कितनी हो जाएगी, सांद्रता प्रति सेकंड, ठीक है, सांद्रता प्रति सेकंड, ये इसकी क्या हो जाएगी, दर की इकाई हो जाएगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखते हैं हम, दर को प्रभावित, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो पहला कारक क्या देखते हैं, सांद्रण देखते हैं। पहला कारक क्या देखते हैं, अभिकारकों का सांद्रण, अभिकारकों का सांद्रण, सही है, अभिकारकों का सांद्रण, रिएक्टेंट का सांद्रण। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई भी मेरा ए क्या है, रिएक्टेंट है, और वो किस में बदल रहा है, उत्पाद में अगर वो बदल रहा है, ठीक है, और अभिक्रिया की दर को मैं किस प्रकार से लिखता हूँ, दर को मैं कैसे लिखता हूँ, दर को मैं कैसे लिखता हूँ, माइनस, इसकी दर को मैं कैसे लिखूँगा, चेंज इन ए, ठीक है, और क्या लिखूँगा मैं, डेल टी। अगर जैसे जैसे मैं इसकी सांद्रता को बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसकी सांद्रता को मैं बढ़ाऊंगा, तो वैसे वैसे दर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, है ना। इसका मतलब क्या है कि अभिकारक के सांद्रण में अगर मैं वृद्धि करता हूँ तो मेरी मेरी अभिक्रिया की दर भी कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम, दूसरा हम क्या देखते हैं, ताप का प्रभाव। दूसरा हम क्या देखते हैं, ताप का प्रभाव। तो बताओ क्या हो सकता है, ताप बढ़ाने से क्या हो सकता है। देखो अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, है ना। सामान्यतः तो हमारा ताप बढ़ाने से क्या है, अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, लेकिन ध्यान दोगे अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक तो होती है हमारी ऊष्माक्षेपी और एक क्या होती है, ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो आप सभी जानते हैं ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा सोखती है। तो ऊष्माशोषी की अभिक्रिया में क्या होता है, अगर हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया क्या हो जाती है, ऊष्माशोषी में बढ़ जाती है, ठीक है। ऊष्माशोषी में क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, अगर मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी दर कैसी हो जाएगी, दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ऊष्माक्षेपी में जो अभिक्रियाएं ऊष्मा उत्सर्जित करती हैं, उनमें अगर मैं ताप बढ़ाता हूँ, उनमें अगर मैं ताप बढ़ाता हूँ तो मेरी दर कैसी हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा क्या लिखता हूँ मैं, अभिकारक, अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति पर, की प्रकृति पर, मतलब उनकी भौतिक अवस्थाएं, उनकी रासायनिक अवस्थाएं, उनके आधार पर, समझ गए, अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति पर।
तो पहले हम भौतिक के आधार पर देखते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, भौतिक के आधार पर देखेंगे। भौतिक के आधार पर हम पहले देखते हैं भौतिक प्रकृति। देखोगे अगर जो इसके कण हैं, जो कण हैं वो क्या है, अगर एकदम छोटे हैं, कण क्या है, छोटे हैं, तो उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा। कण कैसे हैं, छोटे हैं, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी हमारी, जो अभिक्रिया की दर, सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखो कोई भी जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, अगर एक जैसे एक स्थान है, अगर कोई छोटी चीज़ उतनी ही जगह घेरी है और उतनी ही चीज़ को बड़ी जगह घेरी है, तो जो छोटी चीज़ें होती हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। उनका सरफेस एरिया क्या होता है, उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। और क्या करती है वो, एकदम तेज़ी से अभिक्रिया करती है। जो अभिक्रिया वो कैसे करेंगी, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो जिनके कण कैसे होंगे, छोटे होंगे, है ना, उनकी अभिक्रिया कैसी होगी, तेज होंगी। जिनके कण बड़े होंगे उनकी अभिक्रिया कैसे होंगे, तेज हो जाएगी, ठीक है, दर कैसी हो जाएंगी, तेज। और जिनके कण बड़े होंगे वो कैसे होंगी, अभिक्रियाएं धीरे होंगी। अभिक्रियाएं कैसी होंगी, धीरे होंगी। अब सिंपल सा एग्जांपल है ना। अब अगर हम भूसा को जला दें तो बहुत जल्दी जल्दी जल जाता है, ठीक है, लेकिन लकड़ी को जलाते हैं तो धीरे धीरे आग लगती है ना। यही एक उसका उदाहरण है, ठीक है। दूसरी चीज़ भौतिक प्रकृति में ही देखते हैं। जैसे कोई विलयन होता है हमारा, एक प्रकार का विलयन क्या होता है, एक समांगी होता है। एक क्या होता है, समांगी प्रकार के होते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा, विसमांगी होता है। दूसरा क्या होता है, विसमांगी होता है। तो समांगी वाले में अभी हमारी अभिक्रिया कैसी होगी, अभिक्रिया की दर कैसी होगी, दर कैसी होगी, तेज होगी, है ना। और विसमांगी वाले में दर कैसी होंगी, स्लो होंगी, ठीक है, कैसी होंगी, धीरे होगी, ठीक है ना। अब भौतिक आधार पर तो देख लिए, और अब किस आधार पर देखेंगे हम, रासायनिक आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर, ठीक है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर तो देखो, रासायनिक प्रकृति के आधार पर हम एक बेस मान के चलते हैं, किसको, संक्रियण ऊर्जा को। किसको मान के चलते हैं, संक्रियण ऊर्जा को। अच्छा, ये संक्रियण ऊर्जा क्या होती है ना। संक्रियण ऊर्जा सुन लो, गौर से सुन लो एक बार। संक्रियण ऊर्जा क्या होती है कि कोई भी अभिक्रिया होती है ना, तो अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हमको न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी अभिक्रिया को हम रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट की ओर ले जा रहे हैं, तो इस अभिक्रिया को यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी न्यूनतम ऊर्जा को हम संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल प्रति मोल होता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, संक्रियण ऊर्जा का किलो जूल प्रति मोल होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जितनी कम ऊर्जा लगेगी अभिक्रिया उतनी तेज होगी, है ना। जितनी कम ऊर्जा लगेगी अभिक्रिया क्या होगी, उतनी तेज हो जाएगी, ठीक है। जिसमें संक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा उसकी अभिक्रिया धीरे होगी, ठीक है। तो अगर संक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, अगर संक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, अगर संक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो मेरी दर कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अगर संक्रियण ऊर्जा का मान कम होगा तो मेरी दर कैसी हो जाएगी, दर कैसी हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया की दर कैसी हो जाएगी, उच्च हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, आगे चलें और देखते हैं, है ना, और देखते हैं हम, है ना, सूर्य की किरणों की स्थिति में, सूर्य की किरण, या मैं यूँ बोलूँ कि विकिरण की स्थिति में, अगर विकिरण है तो कैसा होगा, तो भैया प्रकाश की रोशनी में अभिक्रियाएं तेज हो जाती हैं, ठीक है। अंधेरे की अपेक्षा में प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रियाएं कैसी होंगी, तेज होंगी, ठीक है। तो उपस्थिति, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होंगी, प्रकाश की उपस्थिति में दर कैसी हो जाएंगी, तेज हो जाएंगी, ठीक है। और प्रकाश की अनुपस्थिति में दर कैसी रहेंगी, धीरे हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम किसी भी अभिक्रिया को कर रहे हैं, कोई भी अभिक्रिया अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें हमने अगर उत्प्रेरक यूज़ किया है, उत्प्रेरक यूज़ किया है, तो भी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। उत्प्रेरक, है ना, उत्प्रेरक दोनों प्रकार से काम करता है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः हम अभिक्रिया को तेज करने के लिए ही उत्प्रेरक को काम में लेते हैं। उत्प्रेरक क्या करता है, दोनों काम करता है। उत्प्रेरक ना अभिक्रिया को तेज भी करता है और कम भी करता है, ठीक है। लेकिन हम सामान्यतः क्या लेते हैं, हमेशा तेज करने वाली ही अभिक्रिया को लेते हैं, तेज करने वाले ही उत्प्रेरक को यूज़ करते हैं। ये भी क्या कर देगा, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा। अगर उत्प्रेरक लेंगे तो अभिक्रिया की दर को क्या कर देगा,
दर को बढ़ा देगा। ठीक है, तो होप सो, है ना, जो मैंने ये समझाया है ना वो समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लो, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभिकारकों का सांद्रण, ठीक है, अगर सांद्रण ज़्यादा होगा तो दर भी कैसी होंगी, ज़्यादा होंगी। ताप का प्रभाव देखो, ताप का प्रभाव दो प्रकार से देखेंगे हम, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में और एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होगा, ताप बढ़ाने से दर घटेगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने से दर भी बढ़ेगी। ठीक है, भौतिक प्रकृति में देखते हैं, अगर कणों का आकार छोटा होगा तो अभिक्रिया तेज हो जाएगी, अगर कणों का आकार बड़ा होगा तो अभिक्रिया धीरे हो जाएगी। ठीक है, अगर समांगी मिश्रण है तो दर कैसी होंगी, तेज होंगी, अगर विषमांगी मिश्रण है तो जो अभिक्रिया की दर है वो धीरे हो जाएगी। रासायनिक प्रकृति के आधार पर अगर देखें तो संक्रियण ऊर्जा का मान अगर कम होगा तो हमारी अभिक्रिया की दर तेज होगी, अगर संक्रियण ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा तो हमारी दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सूर्य की उपस्थिति में हमारी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी हमारी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। संक्रियण ऊर्जा क्या होता है, अभिक्रिया पूरी होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको हम संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।